सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। ये कहानी है केनी नाम के आदमी की, जो पैसों को लेकर के ऑब्सेस्ड है। उसे कैसे भी पैसे कमाने हैं, और जब आप पैसे कमाने की राह पे निकलते हैं तब आप गर्मी सर्दी धूप छांव कुछ नहीं देखते। आपको नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा। कहानी की शुरुआत होती है और हम केनी वेल्स नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार अपने ऑफिस में लेकर के आया है। केनी की गर्लफ्रेंड का नाम है के ऑफिस को देखने के बाद कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर करते क्या हो। तब केनी अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि सोने ढूंढने का हमारा पुश्तानी काम है। मेरे दादाजी भी सोना ढूंढा करते थे, मेरे पिताजी भी, और अब वही काम मैं कर रहा हूँ। के कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है। केनी कहता है कि नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग तुम्हें नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे लोग सोने की तलाश में हैं। अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी को लगता है कि किसी जगह पर सोना हो सकता है तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, फिर हमारी कंपनी जाकर के वहाँ पे माइनिंग करती है और सारा का सारा सोना निकालने की जिम्मेदारी हमारी होती है। के कहती है कि इसमें तो बहुत सारा पैसा लगता होगा, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? केनी कहता है कि नहीं, एक बार हमें पता लग जाए कि कहीं पर सोना है तब हम इन्वेस्टर्स को ढूंढना शुरू करते हैं। फिर वो सारे लोग पैसा लगाते हैं और उन पैसों से हम माइनिंग करके सोना निकालते हैं। जितना भी प्रॉफिट होता है उसे फिर बांटा जाता है। इन सारी चीजों को सुनने के बाद के बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। तभी केनी एक सोने की घड़ी निकालता है और उसे उपहार के रूप में दे देता है के को। इतने अच्छे गिफ्ट को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी केनी को उसके पिता अपने दफ्तर में बुलाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तुम देखो। तुम्हारे काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इन बातों को सुनने के बाद केनी बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को कहता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके पिता खुश हो जाते हैं। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 7 साल का वक्त बीत चुका है और 7 साल में सारी चीजें बदल चुकी हैं। जो प्रोजेक्ट केनी को मिला था उसमें केनी ने बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए और सारे के सारे पैसे डूब गए। इसी बीच उसके पिता का भी देहांत हो गया। केनी के पास जो ऑफिस था वो ऑफिस भी चला गया, यहाँ तक कि अब वो सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। मगर इस वक्त में अगर उसके साथ कोई खड़ा है तो वो के है। केनी को अपना काम चलाते रहने के लिए लोगों की जरूरत है, मगर अब उसके पास कोई ऑफिस भी नहीं है। केनी अपने सारे दोस्तों को लेकर के आता है कि जहाँ पर काम करती है वहाँ पर के एक बार में काम करती है और उसने सबको अनुमति दे रखी है कि वो लोग यहाँ से काम करें। हर एक समय के केनी के साथ होती है। आज वो आकर के याद दिलाती है कि तुम्हारी एक बड़ी मीटिंग थी। तब केनी को ये बात याद आती है और वो भागते हुए पहुंचता है मीटिंग के लिए। वहाँ जाने के बाद उसे पता लगता है कि जिस आदमी के साथ उसकी मीटिंग होने वाली थी उसने अपने 2 असिस्टेंट्स को भेजा है और इन दोनों को बात करने की तमीज नहीं है। ये लोग डेटा को देख करके बात करते हैं और केनी को कहते हैं कि पिछले कुछ समय में तुमने कोई काम नहीं किया और जो भी काम किया है वहाँ पर तुमने पैसे डुबाए हैं। वहीं बाकी कंपनियां बहुत ही अच्छे तरीके से सोने की रिकवरी कर रही हैं, तो हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे और हम क्या कोई और भी तुम्हें पैसा नहीं देगा। इतना कह के वो चले जाते हैं। अब केनी टूट चुका है। वो इस बात को समझ चुका है कि कोई भी उसकी कंपनी में अब पैसा नहीं लगाएगा और अगर इनकी कंपनी को सोना नहीं मिला, इन लोगों ने माइनिंग का काम शुरू नहीं किया, तब वो अपने कर्जे को कभी नहीं चुका पाएगा और इनकी कंपनी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तो अभी केनी को चाहिए पैसे और पैसों के लिए वो सबसे बड़ा कदम उठाता है। इस बार वो बेचता है अपने घर को और आकर के रहने लगता है के साथ। इसी बीच उसे पता लगता है माइकल अकोस्टा नाम के एक आदमी के बारे में, जो एक कमाल का जियोलॉजिस्ट है, यानी कि भूवैज्ञानिक। उसका काम ये जमीन को ढूंढना। हाल ही में उसने बहुत सारी ऐसी चीजों को ढूंढ निकाला है जिसके अस्तित्व के बारे में किसी को पता तक नहीं था। और माइकल अभी इंडोनेशिया में है और माइकल का मानना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जमीन है जहाँ पर बहुत सारा सोना है। जैसे ही ये बात पता लगती है केनी को, वो निश्चय करता है कि वो इंडोनेशिया जाएगा और जाकर के मिलेगा माइकल से, ताकि उसे पता लग सके कि सोने की खुदाई के लिए कहाँ पर जमीन है और कहाँ पर ये लोग खुदाई कर सकते हैं। मगर जाने से पहले वो अनुमति मांगता है के से। तब के कहती है कि तुम्हारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तुम्हें कोई और नौकरी करनी चाहिए वरना तुम्हारी हालत ऐसे ही खराब होती जाएगी। केनी उसे नहीं बताता कि वो इंडोनेशिया जा रहा है, उसके पास जाने के लिए पैसे भी नहीं है। तब वो के की घड़ी को चुराता है, वही सोने वाली घड़ी जिसे उसने उपहार के रूप में दिया था, और उनके पैसों से वो पहुंच जाता है इंडोनेशिया। यहाँ आते ही उसकी मुलाकात होती है माइकल से। तब उसे पता लगता है कि सारे लोग माइकल को माइक बुलाते हैं। वो माइकल को कहता है कि इंडोनेशिया के जंगलों में एक जगह है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पर इतना सोना है जितने सोने के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा और मैं जानता हूँ कि तुम भी इस बात को जानते हो। अगर हम दोनों मिल जाए तो यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। माइक कहता है कि मुझे ये बात पता है, मगर किसी भी आदमी को इस बात पे भरोसा नहीं कि वहाँ पर सोना है, सिवाय मेरे। यहाँ तक कि मेरी टीम भी मुझ पे भरोसा नहीं करती और माइनिंग में लगता है बहुत सारा खर्चा।
अच्छा, उतने पैसे मेरे पास नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास भी है, तो ये आइडिया बेकार है। तब केनी कहता है कि मेरे पिता बहुत ही अच्छे थे अपने काम में, उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी खड़ी करी थी जिस कंपनी को मैंने बर्बाद कर दिया। और पता है उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई थी? सिर्फ भरोसे पे, क्योंकि हमारा जो काम है वो भरोसे पे चलता है, इंट्यूशन पे चलता है। अगर हमें लगता है कि कहीं पे सोना है तो हम बिना सोचे समझे खुदाई शुरू कर देते हैं, और मेरे पिता ने यही किया और यही मौका हम दोनों के पास है। अगर हमने खुदाई शुरू कर दी तब सारी चीजें हमेशा के लिए बदल सकती हैं। ये सारी बातें माइक के दिमाग में घर कर जाती है। वो आकर के इसके बारे में सोचता है और अगले दिन केनी को कहता है कि मैं तैयार हूँ। केनी कहता है कि हमें सबसे पहले जाना है उस जगह को देखने के लिए। ये लोग एक छोटी सी नाव लेते हैं और निकल पड़ते हैं वहाँ जाने के लिए। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, इन्हें घने जंगलों से होकर के गुजरना पड़ेगा। जब ये लोग जा रहे होते हैं तब इन्हें बहुत सारे आदिवासी नजर आते हैं जो पुराने तरीके से यहाँ पर सोना निकालने की कोशिश करते हैं नदी से, मगर इन सारे लोगों की हालत बहुत खराब है। जिस तरीके से ये सोना निकाल रहे हैं इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो एक छोटा सा टुकड़ा। और इन दोनों की भूख बहुत बड़ी है, इनका छोटे टुकड़े से कुछ नहीं होगा। नाव से उतरने के बाद ये लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद माइक एक जगह पे केनी को रुकने के लिए कहता है। फिर सामने वो एक बहुत ही बड़ा पहाड़ दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी आदिवासी हैं और बाहर से भी जितने लोग आते हैं, सबको लगता है कि इस पहाड़ के पास सोना है, लेकिन सिर्फ मैं सच्चाई जानता हूँ। असली सोना छुपा हुआ है पहाड़ के दूसरी तरफ, इतना सोना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये बातें करते हुए नीचे गांव तक चले आते हैं। यहाँ आने के बाद माइक कहता है कि अगर हमें सच में यहाँ पर खुदाई करनी है तो सबसे पहले हमें परमिट लेना पड़ेगा, और उसके अलावा हमें मशीनें लानी पड़ेगी। बिना मशीनों के हम खुदाई नहीं कर सकते, और इन सब का खर्चा बहुत ही ज्यादा होगा, तकरीबन $1 मिलियन। और इतने पैसों का जुगाड़ मैं नहीं कर सकता, इन सारे पैसों का जुगाड़ तुम्हें ही करना पड़ेगा। इन बातों को सुनने के बाद केनी कहता है कि मैं अपने सारे लोगों को काम पे लगा दूंगा, थोड़े ही समय में हम इतने सारे पैसे तो जुगाड़ कर ही लेंगे। इतना कहने के बाद वो एक नैपकिन निकालता है और उस पे लिखता है कि आज से ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, चाहे यहाँ पे मुनाफा हो या घाटा, जो भी चीजें होती हैं इन दोनों में आधी आधी बटेंगी। नैपकिन पे लिखने के बाद वो उसे कहता है कि माइक इस पे साइन करे। माइक साइन करता है। केनी कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास ही रखो। अब वो चला आता है वापस शहर और यहाँ आकर के अपने पूरी सेल की टीम को लगा देता है काम पे। केनी को ये बात पता है कि माइकल पूरी दुनिया में फेमस है कि वो कितना बेहतरीन जियोलॉजिस्ट है। सब जगह उसी की कहानियां ये लोग भेजते हैं कि माइकल का मानना है कि सोना है इंडोनेशिया के जंगलों में और वो हमारे साथ मिलकर के काम कर रहा है। सारे इन्वेस्टर्स को इस कहानी पे भरोसा होने लगता है, मगर फिर भी कोई मोटा पैसा नहीं लगाना चाहता। पूरे एक सप्ताह की मेहनत के बाद सिर्फ इनके पास 1/3 पैसे आते हैं और इन पैसों को लेने के बाद सीधा केनी पहुंच जाता है इंडोनेशिया ताकि काम की शुरुआत हो सके, और काम शुरू भी हो जाता है। सारे लोग बहुत ही मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। चारों तरफ खुदाई का काम हो रहा है। जमीन के अंदर से जितनी भी मिट्टी निकलती है माइक उन्हें लैब में भेजता है टेस्ट करवाने के लिए, ताकि पता लगा सके कि इस मिट्टी में कितना प्रतिशत सोना है। एक के बाद एक रिपोर्ट्स आने लगते हैं, मगर रिपोर्ट में कहीं भी सोने का नामो निशान नहीं है। ये लोग हमेशा ही मिट्टी को भिजवाते हैं और हमेशा ही रिपोर्ट खराब ही आती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है केनी की हालत खराब होने लगती है, उसकी उम्मीद छूटती जा रही है। धीरे धीरे करके सारे पैसे भी खत्म हो रहे हैं। इन चीजों को देखने के बाद वो और भी ज्यादा पैनिक करने लगता है। तब माइक आकर के उससे बात करता है और कहता है कि इस प्रोसेस में तुम शायद नए लगते हो। मुझे पता है कि कितना ज्यादा सब्र रखना पड़ता है ऐसी चीजों के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी, मगर धीरे धीरे जैसे ही पैसे खत्म होते हैं ये लोग यहाँ के मजदूरों को उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पाते, जिससे गुस्सा होकर के वो लोग जाने लगते हैं। केनी अपनी पूरी कोशिश करता है मगर कोई भी मजदूर यहाँ पे नहीं रुकता। अब केनी सच में टूट चुका है। इसी बीच उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, वो भी बहुत ही ज्यादा। इसी बीच जब माइक केनी को देखता है तो उसे भी तरस आ जाता है। वो समझ जाता है कि केनी के लिए ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है। इस काम को पूरा करने के लिए वो इस जंगल में मरने को भी तैयार है। इन चीजों को देखते हुए माइक पहुंच जाता है गाँव वालों के पास ताकि वो उन्हें मना सके, मगर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी गांव वाले नहीं मानते। वो सारे लोग कहते हैं कि गांव के सारे बच्चे बीमार पड़ चुके हैं यहाँ का गंदा पानी पीने के बाद। हमारे पास पीने तक को पानी भी नहीं है। माइक समझ जाता है कि गांव वालों को बुलाना इतना आसान नहीं होगा। वो ये सारी बातें आकर के केनी को बताता है और कहता है कि हमें शायद इस काम को बंद करना पड़ेगा। तब केनी माइक से कहता है कि तुम इतनी जल्दी कब से हार मानने लगे? मुझे पता है कि तुम आखिरी कोशिश करना चाहते हो। वो अपना क्रेडिट कार्ड उसे देता है और कहता है कि इसमें आखिरी $2000 बचे हुए हैं, इनसे जो कर सकते हो करो, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। अब माइक इसके बारे में सोचता है और बहुत सोचने के बाद वाटर प्यूरिफायर लेकर के पहुंचता है गांव में ताकि सारे के सारे बच्चे साफ पानी पी सके। साफ पानी पीने के बाद धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगते हैं और एक बार फिर से वो भरोसा करने लगते हैं माइक पे। अब सारे लोग वापस आ चुके हैं काम पे, लेकिन इस बीच अब केनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो बेहोश पड़ा हुआ है बिस्तर पे। कुछ दिनों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि माइक उसके सामने बैठा हुआ है। माइक कहता है कि फिर से काम की शुरुआत हो चुकी है। हमने लगातार 17 रिपोर्ट्स भेजी थी लैब में, मगर
मगर किसी रिपोर्ट में हमें कहीं भी सोना नहीं मिला। इन बातों को सुनने के बाद केनी एक बार फिर से टूट जाता है। तब माइक उससे कहता है लेकिन मैंने 18वें रिपोर्ट को भेजा और उस रिपोर्ट में हमें 50% सोना मिला मिट्टी में, यानी कि हम सोने के बहुत करीब हैं, हमें सिर्फ थोड़ी और खुदाई करनी है। इस बात को सुनने के बाद अब केनी फूले नहीं समाता, वो खुशी के मारे पागल हो रहा है। जल्दी ही ये खबर हर जगह फैल जाती है और धीरे धीरे इन्हें सोना मिलने लगता है। जब ये खबर पूरी दुनिया में फैलती है तब हर तरफ से इन्वेस्टर्स इनके पास आने लगते हैं। फाइनली वो आदमी भी आता है जिसके 2 असिस्टेंट ने बुराई करी थी केनी की, अब वो भी पैसे लगाने के लिए तैयार है। ये लोग दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। केनी के पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो अपने घर के लिए प्लॉट खरीद लेता है और दूसरी तरफ वो एक अपने लिए एक आलीशान ऑफिस भी लेता है। अब ये खबर हर तरफ फैल रही है, इनकी कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है, जिस चीज को देखने के बाद वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स की भी नजर इन पे पड़ती है। एक दिन ब्रायन नाम का आदमी कॉल करता है इनके पास और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी कंपनी को और भी ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। अब तक तुम्हें जितनी भी फंडिंग मिली है उससे कई गुना ज्यादा फंडिंग तुम्हें हम देंगे, तुम मीटिंग के लिए कल आ सकते हो। इस बात को सुनने के बाद केनी माइक को भी बुला लेता है इंडोनेशिया से। फिर ये दोनों एक साथ जाते हैं मीटिंग के लिए। मीटिंग में जब ये लोग बैठे होते हैं तब ब्रायन एक कंसल्टेंट का काम करता है और बताता है सारे इन्वेस्टर्स के बारे में, मगर इन्वेस्टर्स की एक ही शर्त है कि कंपनी की बागडोर उनके हाथ में चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा स्टेक उनके हाथ में होगा। इस बात को सुनते ही केनी भड़क जाता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, इस कंपनी को मैंने बनाया है और तुम चाहते हो कि मैं ही कंपनी की बागडोर अपने हाथों से छोड़ दूं। तब माइक भी उसका साथ देता है और कहता है कि जो चीज जा करके जंगल में हम लोगों ने की है, खास करके केनी ने, वो कोई नहीं कर सकता। केनी ने अपनी जान तक लगा दी है इस कंपनी को बनाने में, तुम लोग समझ भी नहीं सकते कि उस जंगल में क्या होता है। वो ब्रायन को एक आखिरी ऑफर देता है और कहता है कि अगर सच में तुम्हारे क्लाइंट पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले उन्हें इंडोनेशिया के जंगलों में भेजो, वो आकर के हमारे साथ माइनिंग करें, एक बार वो हमारे प्रोसेस को देखें, तभी हम उनके पैसे लेंगे। ब्रायन मान जाता है। वो अपने 3 इन्वेस्टर्स को भेजता है इनके साथ इंडोनेशिया, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। जंगल में आने के बाद इन्हें बोला जाता है कि ये लोग पारंपरिक तरीके से सोने को निकाले। सबके हाथ में एक सुपली है और ये लोग नदी के अंदर है। तभी एक इन्वेस्टर को बहुत सारा सोना मिलता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। सारे के सारे इन्वेस्टर इस चीज का निश्चय करते हैं कि वो $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इनकी कंपनी में। ये पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे कंपनी को एक बूम मिलता है और फिर से कंपनी तरक्की करने लगती है। देखते ही देखते स्टॉक मार्केट में इनकी कंपनी की लिस्टिंग भी हो जाती है और लिस्टिंग के बाद अब इनके पैसे नहीं रुक रहे, हर रोज इनके स्टॉक का भाव ऊपर जा रहा है। इतने पैसे देखने के बाद सारे के सारे अंधे हो जाते हैं, खास करके केनी। केनी एक बहुत ही बड़ी पार्टी देता है जिसमें सारे लोग आए हुए हैं। यहीं पर उसकी नजर पड़ती है रेचल नाम की एक खूबसूरत लड़की पे। वो उसे फ्लर्ट करने लगता है। तभी हम के को देखते हैं जो इन सारी चीजों को देख रही है। के जब जा रही होती है केनी के पास, तभी वो ब्रायन को किसी से बात करते हुए सुनती है जो कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है। मगर वो जैसे ही केनी के पास पहुंचती है, रेचल के साथ की हुई हरकत को देखने के बाद वो भड़क के ऊपर चली आती है। केनी भी उसके पीछे पीछे आता है। के कहती है कि अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। तब केनी भी भड़क जाता है और कहता है कि जब मैं गरीब था, जब मैं पाई पाई का मोहताज था, तब मैं तुम्हें पसंद था। आज मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो ये चीज तुमसे देखी नहीं जा रही। बहुत देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और फाइनली ये लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। केनी भी के को नहीं मनाता क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारी लड़कियां भी आ चुकी हैं, खास करके रेचल। अब वो रेचल के साथ हो जाता है। हर बड़ी से बड़ी पार्टी में वो रेचल के साथ ही जाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है हैंकॉक नाम के आदमी से। हैंकॉक के पास दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है और केनी हैंकॉक जैसी ही कंपनी बनाना चाहता था। थोड़े समय के बाद ब्रायन एक मीटिंग रखवाता है और मीटिंग में पता लगता है केनी को कि हैंकॉक उसकी कंपनी में पैसे लगाना चाहता है, मगर उसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले वो कंपनी का नाम बदलेगा और उसे रिप्लेस करेगा हैंकॉक की कंपनी के नाम से। बदले में $300 मिलियन का वो फंडिंग देगा। इस बात को सुनने के बाद केनी भड़क जाता है और कहता है कि ये नाम मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है, हमारा पुश्तानी काम यही है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने ये शर्त रखी मेरे सामने? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वह हैंकॉक की बेइज्जती करके चला जाता है। तब हमें ब्रायन की पूरी प्लानिंग नजर आती है। ब्रायन यही षड्यंत्र रचना चाहता था हैंकॉक के साथ मिल करके। उन्हें पता है कि यह कंपनी बहुत बड़ी बनती जा रही है। हैंकॉक का एक ही कॉम्पिटिटर है और वो है केनी। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि कंपनी को खरीद कर वो लोग केनी को रास्ते से हटा दें हमेशा के लिए। मगर केनी ने इनकी बात नहीं मानी। मगर इन्हें ये बात पता नहीं है कि हैंकॉक के कॉन्टेक्ट्स कहाँ तक है। वो तुरंत इंडोनेशिया में अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके भिजवा देता है मिलिट्री वालों को, जो पूरे के पूरे माइन को बंद करवा देते हैं। और माइक कुछ नहीं कर पाता। माइक इस चीज को देखने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे भी पूरी बात पता लगती है कि आखिर अमेरिका में क्या हुआ है। वो भाग करके वापस चला आता है यहाँ पर केनी के पास। केनी बहुत ही ज्यादा उदास है। उसकी कंपनी लगभग खत्म होने वाली है। तब माइक उससे कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है। मेरे पास एक कॉन्टेक्ट है जो हमें पहुंचा
सकता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बेटे के पास। अगर हम लोग उससे मिल गए तब वो मिलिट्री वालों को पीछे हटा देगा, मगर इसके बदले में उसकी जरूर कुछ न कुछ डिमांड्स होगी जिन्हें हमें पूरा करना पड़ेगा। केनी हर एक डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार है ताकि फिर से उसकी कंपनी की शुरुआत हो जाए। ये लोग पहुंच जाते हैं इंडोनेशिया और वहां जाकर के उस लड़के से सारी बात बताते हैं कि आखिर इनकी दिक्कत क्या है। वो इनकी मदद करने के लिए मान जाता है, मगर उसकी एक शर्त है, वो इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करता। उसका भरोसा जीतने के लिए केनी को जाना पड़ेगा एक पिंजड़े में, जिस पिंजड़े के अंदर एक खतरनाक टाइगर है। केनी को अंदर जाना है और उस टाइगर के सर पे हाथ फेरना है। केनी के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। वो मान जाता है और थोड़ी देर के बाद चला जाता है पिंजड़े में। तब देखता है कि टाइगर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ आ रहा है। तब केनी की भी हालत खराब होने लगती है, मगर वो देखता है कि वो जितना ज्यादा डर रहा है टाइगर उसकी तरफ उतना ही ज्यादा आ रहा है। तब वो शांत हो जाता है और टाइगर की आंखों में देखने लगता है। इस चीज को देखने के बाद अब टाइगर भी शांत है। केनी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो उसके सर पे हाथ फेरता है। इस चीज को देखने के बाद प्रेसिडेंट का बेटा बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। पहली बार उसने किसी ऐसे आदमी को देखा है। वो समझ जाता है कि केनी के लिए बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाहर आने के बाद वो कहता है कि मैं अपने सिपाहियों को वापस लेने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, जितना भी हमसे मुनाफा होगा उसका 85% मैं लूंगा और 15% ही सिर्फ तुम लोगों को मिलेगा। केनी मान जाता है। उसे पता है कि अगर उसने शर्त नहीं मानी तो उसकी पूरी की पूरी माइनिंग कंपनी खत्म हो जाएगी। वो चला आता है वापस। एक बार फिर से कंपनी की शुरुआत हो चुकी है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। केनी फिर से ट्रैक पे आ चुका है। हर जगह उसकी वाहवाही हो रही है। उसे एहसास होता है कि बीच में जब उसके पास ज्यादा पैसे आ गए थे तब वो रास्ते से भटक गया था और उसने के साथ भी ज्यादती करी। इसीलिए वो वापस जाता है के से माफी मांगने के लिए। तब वो देखता है कि के साथ एक लड़का खड़ा है। ये चीज उसे बहुत बुरी लगती है और वो चला आता है वापस। जैसे जैसे समय बीतता है के को अब सम्मानित भी किया जाता है अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए। जहाँ पर वो अपने अवार्ड के लिए भाषण दे रहा होता है वहाँ पर माइक भी है। माइक थोड़ी देर तक उसे देखता है, फिर उसे अलविदा कह के निकल जाता है। अगले दिन अब जैसे ही केनी बाहर आता है सारे लोग उसे मारने लगते हैं। सारे लोग उसे देख करके भड़के हुए हैं। केनी को ये बात समझ में नहीं आती। वो तुरंत भाग करके पहुंचता है अपने ऑफिस में। वहाँ पर भी सारे लोग भड़के हुए हैं। वो बताते हैं कि माइक ने हम सबको लूट लिया। माइक ने अब तक का सबसे बड़ा स्कैम किया है और हर तरफ यही खबर चल रही है। वो चारों तरफ खबरों को देखना शुरू करता है। तब उसे पूरी बात पता लगती है। जिस जगह पे माइक केनी को लेकर के गया था वहाँ पर कभी सोना था ही नहीं। वहाँ पर जितने भी सैंपल में सोने नजर आए वो सारे के सारे माइक ने ही डाले थे। जब इन्वेस्टर नदी में सोना ढूंढ रहे थे तब वहाँ पर भी सोने को प्लांट किया था माइक ने और ये सारा का सारा सोना उसे आदिवासियों से मिला था। वो उनसे सोना खरीद के इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा फंडिंग आ सके। अब केनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तभी यहाँ पर FBI वाले आते हैं और उसे पकड़ के लेकर के जाते हैं और एक और चीज का खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि माइक ने भागने से पहले सारे के सारे शेयर्स बेच दिए जिसमें उसे मिले हैं $162 मिलियन। लेकिन जब वो वहाँ से भाग रहा था तब इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने उसे पकड़ लिया। जब वो हेलीकॉप्टर से लेकर के जा रहे थे उसी बीच उन लोगों ने उसे नीचे फेंक दिया और वो जंगल में गिर गया। उसकी लाश को जानवरों ने खा लिया है। मगर केनी को इन बातों पे भरोसा नहीं होता। वो जानता है कि माइक बहुत होशियार है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अब इस बिजनेस का एक ही मालिक रह गया है, वो है केनी। और इन्वेस्टर्स के सारे पैसे गायब हो चुके हैं जो कि माइक लेकर के भागा था। केनी कहता है कि मेरे पास एक पैसा नहीं है और न ही मुझे इसके बारे में पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों के सामने नहीं होता। ये सारे अकाउंट के डिटेल्स को खंगाल लेते हैं मगर इन्हें एक ढेला कहीं भी नजर नहीं आता। तब सारे लोग केनी को रिहा कर देते हैं, मगर रिहा होने के बाद भी वो खुश नहीं है। वो जानता है कि वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। ऐसी हालत में उसे सिर्फ के याद आती है। तब वो के पास वापस जाता है माफी मांगने के लिए। के उसे माफ कर देती है और कुछ लेटर्स देती है। जैसे ही वो एक एनवेलप को खोलता है अंदर उसे वही नैपकिन नजर आता है जिसपे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था माइक के साथ। और तभी उसे एक चेक नजर आता है स्विस बैंक का। ये चेक है $82 मिलियन का, यानी कि वो $162 मिलियन लेकर के भागा था मगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसने $82 मिलियन दे दिए केनी को। वो वादे का पक्का है। उसने पूरी दुनिया को धोखा दिया मगर केनी को धोखा नहीं दिया। इस चीज को देखने के बाद केनी हंसने लगता है, यानी कि वो अभी भी अमीर है, बहुत ही ज्यादा अमीर। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।